सुप्तेषु जागृति य एषः सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तनूनात्यर्वितश्च नात्यतीतश्च एतद्द्वैत 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 एतद्द्वैत। हाँ जी, क्या हाल चाल, किदा सब बढ़िया। आई होप अच्छा चल रहा होगा सब, घर पे स्टडीज भी, फैमिली से टाइम भी, हाँ सेफ भी होंगे आप, आई होप। ठीक है, चलिएगा, बढ़िया है। अच्छे से घर पे रहिए, पढ़िए और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते रहिए। तो हियर आई एम एक नए लेक्चर के साथ, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आई होप आपने डिविडेंड्स देखा होगा, समझा होगा और आपके डाउट्स नहीं आए होंगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी से आज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसका अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक सेक्शन आपको समझ आएगा। ठीक है, जितना हमें पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड रिवाइज करना है। ठीक है, आपके लिए सब कुछ मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चले आगे, चलिएगा। इस पे हम सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 128 से 138 तक। ठीक है, तो आपको एक एक सेक्शन के साथ लेके चलूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 128 की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करनी है हमें। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है पहले सुनिएगा। एवरी कंपनी, हाँ हर कंपनी को, शेल प्रिपेयर, बनाने भी हैं और रखने भी हैं, एंड कीप, रखने भी हैं, क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये होते हैं, अभी बताते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें घपला शपला नहीं होना चाहिए, आइडियली तो एक्रूअल बेसिस पे होने चाहिए, कैश बेसिस को आप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, सिंगल एंट्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आई बात इतनी? हाँ जी सर, इतनी बात तो समझ आई। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक्सप्लेन करे सारी ट्रांजैक्शन को, ट्रू एंड फेयर हो। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए होने चाहिए। ये सब सेक्शन 1 कह रहा है। आगे क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट पेपर कहां रखे जाएंगे। आपने बनाए, हमने प्रिपेयर करने की बात की, हमने कीप करने की बात की ना, कीप मतलब रखना। ठीक है, कहां पे रखे हैं उसे, तो कह रहा है या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखिए, ठीक है, या रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी कंपनी के, या अदर प्लेसेस में इंडिया में रखने हैं तो आप रख सकते हैं, बट अदर प्लेसेस के लिए आपको एक बीआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुला के। ठीक है, कि मैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हूं। ठीक है, और वो नोटिस आपको 7 डेज में आरओसी को भी देना पड़ेगा, एओसी 5 में। ठीक है सर, फिर ये इंडिया के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए आप आउट ऑफ इंडिया नहीं रख सकते, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इंडिया में ही रखे जाएंगे। ओके सर, इतने सा जोश क्यों दिखा रहे हो सर? अजी है ही बात जोश, भारत हमारा महान है। चलिएगा, उसके बाद कह रहा है कैन इट बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी ई मोड में भी हम इसको बना सकते हैं क्या? ई मोड बताओ। हाँ जी, कह रहा है बिल्कुल यस, बना सकते हो आप। ठीक है, एज पर कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014, क्या कह रहा है, आप ई मोड में बनाइए जो कि एक्सेसिबल हो इंडिया में और यूज किए जा सके फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। ऐसे हमारे बना के रख दीजिए, ई मोड में बना दिए, पर इंडिया में यूज ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, यूजेबल ही नहीं है सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए। ओके, फॉर्मेट जो ओरिजिनली आपने बनाया था वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, वैसा ही होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में आप बनाइए जैसे आप मैनुअली बना रहे थे, अदर फॉर्म में बना रहे थे। ठीक है, ओके सर। कह रहा है इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस नॉट अल्टर्ड, अगर आपको ब्रांचेस से कोई डाटा आ रहा है उसको एज इट इज ई मोड में बनाइए। ठीक है, उसमें ऑल्टरेशंस नॉट अलाउड, ऑल्टरेशन नॉट अलाउड।
कह रहा है लेजिबल फॉर्म में होने चाहिए, हाँ रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए, समझ आई बात, ठीक है। कह रहा है उसका बैकअप, हाँ बैकअप इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, उस डाटा का ई मोड में जो आपने बनाया उसका पर्टिकुलर बैकअप आपको लेते रहना है, समझ आया बात, इंडिया में जो है, समझ आ रही है बात, ओके सर। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसके लिए, उसके स्टोरेज का, रिट्रीवल का, डिस्प्ले का और प्रिंट आउट का। स्टोरेज कैसे अच्छे से स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीवल मतलब कुछ हो जाए तो उसको रिट्राइव कर सके, डिस्प्ले मतलब हम उसको देख सके, प्रिंट आउट लेना हो तो वो भी कर सके, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम आपको बनाना है उस चीज के लिए, जी सर बना देंगे, ओके सर। फिर चले आगे, हाँ जी चलिए। कह रहा है कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या, नेम, आईपी एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कहां कौन से सर्विस प्रोवाइडर को हम यूज कर रहे हैं उसका नाम, एड्रेस और लोकेशन, ठीक है। अगर क्लाउड पे मेंटेन है तो उसका भी सर्विस एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, ओके सर जी चलिए चले आगे। ये सेक्शन 128 कह रहा था। अभी सब सेक्शन 2 क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू ब्रांच की बात करेगा, हाँ अभी तो हमने ब्रांच की बात करी, हाँ हम सब सेक्शन 2 में ब्रांच की बात कर रहे हैं। कह रहा है शैल बी केप्ट एट ब्रांच वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ब्रांच में ही रखे जाएंगे। एंड एट क्वार्टर एंड summarized periodical returns must be sent by branch to company at RO or such other place where kept, मतलब सर सच अदर प्लेस, वहां पे जहां पे BR पास करके हमने प्लेस का चुनाव किया होगा वहां पे भेजे जाएंगे, ठीक है, पीरियोडिकल रिटर्न्स, ओके सर। सब सेक्शन 3 एंड 4 कह रहा है इंस्पेक्शन की बात करेगा। कह रहा है इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी, हाँ ओनली बाय पर्सन ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, सब्सिडरी की बुक्स का इंस्पेक्शन करना है तो वही पर्सन कर सकता है जिसको आपने ऑथोराइज किया है बाय ए रेजोल्यूशन, हाँ बीआर पास करके, ठीक है। ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय शैल गिव असिस्टेंस टू पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन, आप जो कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज हैं तो आपको असिस्टेंस देनी पड़ेगी उस पर्सन को जो इंस्पेक्शन करने आ रहा है, ठीक है। अगर इंडिया में है और आउटसाइड इंडिया, तो अगर इंडिया में है तो विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट आरओ और सच अदर प्लेस ओनली बाय डायरेक्टर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स सर ये 9 to 5 नहीं, जिस टाइम बिजनेस ऑपरेशंस चलते हैं, चाहे वो मॉर्निंग 2 to मतलब रात्रि के 2 बजे से लेकर सुबह के 2 दोपहर के 2 बजे तक हो, चाहे कैसे भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, जब ऑफिस आवर्स हैं तब, ठीक है। कंपनी शैल गेट, अच्छा सुनिएगा, चले अब ये इंडिया की बात होगी, अब बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया की, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी शैल गेट इन 15 डेज फ्रॉम आउटसाइड ब्रांच, 15 दिन के अंदर हमें मिल जाएंगे रिक्वेस्ट के बाद, ठीक है सर, ओके चलिएगा आगे चलते हैं। फिर मेंटेनेंस की बात करेगा सब सेक्शन 5 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, हाँ कितने साल के लिए मेंटेन करके रखना है, आइए देखिए। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ता उम्र जब तक कंपनी है तब तक संभाल के रखेंगे, फॉर एवर, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 8 इयर्स, हाँ इसके लिए सीजी चाहे तो आपको ज्यादा सालों के लिए भी बोल सकता है, ठीक है, सच लॉन्गर पीरियड, ठीक है। बुक्स एंड पेपर एज रिक्वायर्ड, ठीक है, देख लेंगे, चले आगे। कह रहा है सबसेक्शन 6 पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस और पेनल्टी की बातें करेगा। मेंटेनेंस क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑब्वियसली। कह रहा है फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सीएफओ और एनी अदर पर्सन ऑफ ए कंपनी चार्ज बाय बोर्ड और ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, किसी और पर्सन को भी ऑथराइज किया जा सकता है। भाई साहब आपका काम ही यही है कि आपको मेंटेनेंस देखनी है बुक्स ऑफ अकाउंट की, बस प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, ओके ठीक है। अब इन्होंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, इफ एनी पर्सन मेंशन्ड अबव कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 साल, फाइन 50,000 से 5 लाख और बहुत। आई बात समझ में? जी सर आई। तो ये सेक्शन 128 कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, हाँ जी चलिए। तो अब बात करेंगे सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हाँ वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट की बात की, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। कह रहा है ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये ओन क्या होता है ये बताते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती हो कि आपको कैट को बाय नहीं करना,
श्री क्या बात बोल रहे हो, आपको कैट को बाय नहीं करना। अच्छी होती है कैट्स ना, आप पेट रख सकते हो कैट को, तो आप उसको बाय मत कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहती हैं। सर बताओ क्या है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी कैट, मतलब कंप्लाई करनी चाहिए। सी फॉर कंप्लाई विद शेड्यूल 3। ओके सर। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। टी फॉर ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। आया समझ? सर कैट होनी चाहिए। ठीक है, कैट को बाय नहीं करना। शैल नॉट, बाय नहीं बाय नहीं करना, मतलब शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। मतलब ये चीजें, ये जो है ना, कैट अप्लाई नहीं होता बाई पे। बाय, बाय BIE बाय। ठीक है, बाय पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी सर आई। ये ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी के खुद के ब्रांच वगैरह के इंक्लूड नहीं करके। अब इसके बाद कह रहा है कंसोलिडेटेड, सबको कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके, मर्ज करके। कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल इफ वन और मोर सब्सिडरी। अब हमारी कोई सब्सिडरीज हो, सब्सिडरीज हो, सब्सिडरी में सर क्या क्या आएगा? सब्सिडरी में ज्वाइंट वेंचर भी आ जाएगा और एसोसिएट भी आ जाएगा। और ठीक है, ओके सर, वो भी प्रिपेयर होने चाहिए शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। सैलिएंट फीचर इन AOC 1। आई बात समझ में? हाँ जी आ रही है सर। चलें फिर आगे। हाँ जी चलिए सर, ये सब सेक्शन 1 किया हमने। ओके सर 2 देख रहे हैं। कह रहा है एट एवरी AGM BOD शैल ले बिफोर द कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कंपनी को रखना पड़ेंगे अपने सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM में। ठीक है सर, ठीक है, चलो ओके। 3 और 4 बात करेगा स्पेसिफिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर इतना सारा पढ़ना है? हाँ जी पढ़ना है, बहुत इजी है, सुनिएगा। कह रहा है वेयर ए कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज, ओके, इट शैल, ओके, इन एडिशन टू इट्स ओन, अपने बनाने के साथ साथ क्या करना है? प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर, जैसे अपनी कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। CFS बनानी है जैसे अपनी बना रहे हो, उसी फॉर्म में, उसी चीज में। ठीक है, चलिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी लेड, ओहो ये भी वही सबसेक्शन 2 वाली बात कह रहा है। अलोंग विद द लेइंग, देखो ये क्या कह रहा है, CFS भी OFS के साथ जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 में। ओके, कंपनी शैल ऑल्सो अटैच, क्या अटैच करना है? अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी और सब्सिडरीज इन AOC 1। जस्ट पीछे अभी किया हमने, सैलिएंट फीचर्स के लिए एक स्टेटमेंट भी देनी है सब्सिडरीज की, कि क्या काम करती है, कितना कमा रही है, कैसा कर रही है, एक समराइज्ड फॉर्म में स्टेटमेंट जाएगी। ओके सर, चलो आप कह रहे हो तो मान ली। चले, CFS शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद, ओहो ये तो अभी आपने किया। ठीक है, but if company not required to prepare CFS under AS compliance of schedule 3 will be, पीछे तो कॉमन बात है, जरूरी नहीं है एस फॉलो करना, तो फिर नॉर्मल शेड्यूल 3 को फॉलो कर लीजिए। ओके सर। above provision shall not applicable to companies, कौन कौन सी? it is wholly owned or partly owned subsidiary and all its member have intimated in writing, inform कर दिया लिखित में, that they do not object for not preparing CFS। हम मेंबर्स कह रहे हैं कोई बात नहीं आप CFS मत बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं मत बनाओ मेरा। ठीक है, कह रहा है अनलिस्टेड कंपनी और इवन नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है प्लस आगे आने वाले कुछ समय में लिस्टिंग होगी भी नहीं, आप प्रोसेस में ही नहीं है, और एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी भारत में और भारत के बाहर भी, तो भी कोई जरूरी नहीं है। इट्स अल्टीमेट और एनी इमीडिएट होल्डिंग कंपनी, किसी और कंपनी यानी उसकी होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट मतलब जो एट द एंड है, या फिर इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट बॉस बोलते हैं ना, जैसे मेरे से ऊपर जस्ट वाला, उसने फाइल कर दिया तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर वही कह रहा है सब्सिडरी इंक्लूड एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। ओके सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। चलें आगे। हाँ जी सर चलिए, इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसेक्शन 5 129 सबसेक्शन 5 कह रहा है इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी शैल डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हाँ जी डेविएशन हुआ है। ठीक है, समझ आया बात। उसके बाद कह रहा है रीजन बताओ किस लिए हुआ है डेविएशन। ठीक है, प्लस 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 एक बात और बताओ उसके फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या आएंगे। ठीक है,
इफ अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। 3 बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में, ठीक है। समझ आया, डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके सर, पक्का? हाँ जी सर। एग्जामिशन, सीजी चाहे तो किसी भी कंपनी को एग्जामिशन दे सकती है टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉर्मल बात। और कॉन्ट्रावेंशन किया तो वही वाली बात है जो हमने 128 में पढ़ी थी, पेनल्टी, वही पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रावेंशन की। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ तो रही है। तो 2 सेक्शन हमने किए, सेक्शन 128, 129, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे, पक्का? चलें फिर आगे। जी सर चलिए। हाँ जी, चलें फिर आगे। हाँ जी सर चलिए। सेक्शन 130 की बात करेंगे, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। सर रीओपन भी कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते जनरली, बट कुछ लोग बोलेंगे तो, एप्लीकेशन देंगे तो ही कर सकते हैं। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? पहले कह रहा है, ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस इज एप्लीकेशन मेड बाय सीजीआईटी अथॉरिटीज, अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, सेबी और एनी पर्सन कंसर्न। किसको एप्लीकेशन दी जाएगी? ये कोर्ट और ट्राइब्यूनल को। उसके बाद नोटिस फॉर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये कब हो सकता है सर? ये हो कब सकता है ये तो बताओ। जब उनको लगता है, इनको लगता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हैं और अफेयर्स ऑफ कंपनी वर मिसमैनेज्ड है। हाँ, कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज हुए हैं, ठीक है, तो रिकास्ट हो जाएंगे, रीओपन हो जाएंगे और रिकास्ट हो जाएंगे। रिकास्ट मतलब मरम्मत कर देंगे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और जो यहाँ पे रिकास्ट और रिवाइज होंगे वो फाइनल रहेंगे। जी सर, समझ आ गया फिर तो? ओके, समझ आ गया। ये 5 लोग आपको ध्यान रखना है जो एप्लीकेशन करते हैं। चलो सर। अच्छा, हम वॉलेंट्री रिवीजन भी कर सकते हैं सर? हाँ जी कर सकते हैं। सेक्शन 131 में वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट अगर ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं 129 और 134, सर बोर्ड रिपोर्ट, हाँ जी 134 में हम एक देखेंगे इसको भी, बोर्ड रिपोर्ट जो बोर्ड बनाता है, ठीक है, उसमें अपनी सारी कंसिडरेशन डालता है पूरे साल की, उसने ये हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी सारी बातें बताते हैं, वो होती है बोर्ड रिपोर्ट, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बोर्ड में प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग वाले, बस एनी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर खाली नहीं काम चलेगा, यहां चलेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले गत 3 साल के, ठीक है, उन्हीं में से, ठीक है। अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसके लिए भी हमें ट्राइब्यूनल की, ठीक है, और ट्राइब्यूनल साथ साथ सीजी और आईटी डिपार्टमेंट को इसके रिगार्डिंग नोटिस देगा कि भाई देखो हमारे पास क्या आया है, रिवीजन के लिए बात आई है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, हाँ हम अप्रूव करने वाले हैं, आप भी सुन लो, आपका कुछ लेना देना है तो देख लो एक बार। ओके, रिवीजन एक ही बार हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में, एक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और उसके लिए भी हमें बोर्ड रिपोर्ट में डिटेल्ड रीजन के साथ बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके सर, रिवीजन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द करेक्शन ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, करेक्शन ही कर सकते हैं रिवीजन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसमें रिकास्ट की बात नहीं है, वॉलेंटरली आप रिकास्ट नहीं कर सकते, समझ आएगा? ओके चलिएगा। क्या है, कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट have been sent to members और ROC और laid before, साथ साथ प्रीवियस वाली भी रखनी है, सीधी सी बात बोल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। चलो सर, आ गया इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर इंपॉर्टेंट है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता था इसमें, देखो अब आ जाएगा समझ में। सेक्शन 132 नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफ्रा, कह रहा है सीजी इसको इंट्रोड्यूस करती है, हाँ, और इसकी पावर्स क्या है? पावर टू रिकमेंड, रिपोर्ट और मॉनिटर कंप्लायंस ऑफ एएस और एसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। सर अपने आप नया आया कि कोई नहीं, पहले होता था नकास, हाँ, NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी को रीनेम करके नफरा बोला गया, बट इनके साथ इनको एनहेंस्ड पावर दी गई है, इंडिपेंडेंट पावर टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट ऑफ सीएस एंड देयर फर्म्स, देयर ऑडिट फर्म्स, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, फॉर्मुलेशन, मेक रिकमेंडेशन ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज, रिकमेंडेशन किस चीज के लिए बनाने के लिए, क्या पॉलिसीज, किसके ऊपर? एएस और एसएस, ठीक है। मॉनिटर करेंगे और एनफोर्स करेंगे कंप्लायंस विद एएस, ओके सर। ओवरसी करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसके साथ मैनेजमेंट, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, आईडी, मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इसी के जुरिसडिक्शन में आते हैं सर। आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इनके कुछ अदर फंक्शंस भी हैं। ओके चलिए, अगली जो बात हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजी भी है, तो इंपॉर्टेंट तो अपने आप ही होगी, फिर पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे क्योंकि नफरा की, ओके। इसमें एक चेयरपर्सन हो सकता है और मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं, ओके सर,
ठीक है। और जो चेयरपर्सन और मेंबर है ना, ये और किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड ना हो। सर जिस साल में वो बन रहे हैं ये नहीं, उस साल में, और नॉट इवन 2 years आफ्टर सीज टू बी द चेयरपर्सन एंड मेंबर, जब वो अपने पदवी से इस्तीफा भी देंगे या छोड़ के भी जाएंगे, उसके अगले 2 साल तक भी एसोसिएट ना हो सके। ठीक है। नफरा का हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसका अकाउंट्स ऑडिट करेंगे सीएजी, तो नॉर्मल है। आई बात समझ में? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट भी है और नॉर्मल भी है। चलिए ओके सर, इसका जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। जुरिस्डिक्शन ओवर बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज और प्रोफेशनल के ऊपर रहता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स में। ठीक है। आई बात समझ? सर इसकी पावर की भी बात कर लेते हैं। देखो, आई हैव द पावर, नफरा सेट आई हैव द पावर। ओके, इसकी पावर है आईपैड। आईपैड मतलब आपको पता है एप्पल का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आईपैड्स। आईपैड्स हैं इसकी पावर। आईपैड्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये सिविल कोड की पावर्स भी होती हैं जो इसके पास है, वही है ये। आई फॉर इशू इंक्वायरी कमीशन, ये इशू कर सकते हैं इंक्वायरी कमीशन किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल के ऊपर। ओके। पी फॉर एक्सेस कर सकता है पब्लिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करे जा सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल के। ए फॉर उनसे ओथ ले सकता है, शपथ ले सकता है, और एफिडेविट लिखित में एफिडेविट बनवा सकता है कि जो ये बात बता रहे हैं 100% सही है, 100% सही है, ओथ ऑन एफिडेविट। ठीक है। डी फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, हाँ डिस्कवर कर सकता है और प्रोडक्शन बोल सकता है, लाओ हमारे को डॉक्यूमेंट दो। सम्मन कर सकता है, एज फॉर समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, किसी को भी बुला सकता है। सम्मन मतलब बुलाना अपने पास। ठीक है। तो ये सारी सिविल कोड की पावर्स होती हैं जिसे हम बोल रहे हैं आईपैड्स। ठीक है। ओके सर, अगर कुछ गलत हुआ तो पेनल्टी इंडिविजुअल के ऊपर 1 से 5 लाख तक की। नो गलत बात बोल रहे हो सर, आप गलत बोल रहे हो। हाँ जी, 1 लाख से 5 टाइम ऑफ द फीस ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है। फर्म के ऊपर 10 लाख से 10 टाइम ऑफ फीस। हाँ, ये प्रोफेशनल की पेनल्टी लगाई है अफरा ने। ठीक है। ओके, कुछ आपने मिसकंडक्ट कर रखा है, कंट्राविंग कर रखा है, तो पेनल्टी मिनिमम 1 लाख। इंडिविजुअल है मतलब मेरी ऑडिट फर्म है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मेरे को 1 लाख से मिनिमम, हाँ, और मैक्सिमम 5 टाइम ऑफ फीस। हाँ ठीक है। ओके। और फॉर्म के ऊपर 10 लाख टू 10 टाइम्स। ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ नफरा में प्रेफर अपील टू एपलेट अथॉरिटी सेटअप फॉर द पर्पस बट नॉट अंडर आईसीएआई एक्ट 1949। इसी के अंडर जो अथॉरिटी है उसी को कंप्लेन करो, वो आईसीआई के एक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, 1949 में नहीं जाएंगे आप। चलो जी सर, चलिए सिंपल से सेक्शन आ गए हैं आपके सामने। सेक्शन 133, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईसीआई रिकमेंड करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, जो नफरा है वो उसको एग्जामिन करेगा और अपनी रिकमेंडेशन देगा किस पे, जो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दी हैं। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंपल द फॉर्मूला, पहले आईसीआई फिर नफरा और फिर सीजी, ये प्रोसेस है। इसमें कोई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके सर। 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। बोर्ड रिपोर्ट बनती है, आपको पता ही है। बोर्ड रिपोर्ट ऑफ ओपीसी भी देख लेंगे। ठीक है, वो होता है, सब कुछ होता है। और डीआरएस, डायरेक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी देते हैं। साइन सिंपल है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की कोई जरूरत है नहीं आपको। चलिए, कह रहा है 134(1) में क्या होता है, हु कैन साइन। ओपीसी में ओनली एक डायरेक्टर अदर देन ओपीसी। चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन, नहीं है तो 2 डायरेक्टर आउट ऑफ जिसमें से एक एमडीओ। ठीक है, समझा, इफ एनी। ठीक है। सीईओ इफ ही इज ए डायरेक्टर। ओके। और इसके साथ साथ हाँ एंड सीएफओ अगर अपॉइंट किया हुआ है तो, और सीएस अगर अपॉइंट किया हुआ है तो। सिंपल सी बात, इनमें और है, इनमें एंड, इन दोनों में से जो भी होगा उसके साथ ये भी आएंगे। ओके, अगर अपॉइंटेड है तो। ठीक है। और इंक्लूड क्या होगा, नोट्स, अनेक्स्ड, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है, उन सब पे भी साइन हो जाएंगे फिर। चले, ओके खत्म, ज़्यादा नहीं। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। हाँ चलिए सर, 135 CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो। चलो, कह रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर सोसाइटी, क्लीनर एनवायरनमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट। हाँ, सोशली चीज़ों को उठाना। ठीक है। कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। और लोकल एरिया को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी देगा, सीजेस टू बी कंपनी अंडर सेक्शन 135 फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर इसकी लिमिट्स में 3 साल तक नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है। एवरी कंपनी जिसका 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 नेटवर्थ, इसे बोलते हैं एनटीपी। एनटीपी नेटवर्थ 500 करोड़ और उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज्यादा है। ठीक है। अगर एक भी चीज फुलफिल हो रही है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। ओके।
क्या इंक्लूड होगा? प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया। आप प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया ला रहे हैं तो आप उसको सीएसआर में नहीं बोल सकते। आप तो कोरोना के लिए भी आप अगर डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो भी सीएसआर में आ रहा है, आपको पता ही है ये बात। बेनिफिट्स ओनली टू एम्प्लॉइज, नहीं, खाली एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए, पूरी लोकल एरिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया तो भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। स्केड्यूल 7 की चीजें आती हैं इसमें, क्या क्या? हंगर के रिगार्डिंग आपने कुछ किया, भुखमरी, हाँ। एजुकेशन के लिए कुछ किया, जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ किया, एनवायरमेंटल के लिए कुछ किया, सस्टेनेबिलिटी के लिए किया, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, हाँ। नेशनल हेरिटेज के लिए कुछ किया, विडोज के लिए कुछ किया, रूरल स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया, नेशनल रिलीफ फंड में आपने पैसा दे दिया, हाँ, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और कुछ इनसे रिलेटेड वर्क, ये सब आते हैं सीएसआर में। ओके सर, चलें आगे। हाँ जी सर, चलिए। तो कह रहा है विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट सीएसआर कमेटी। अब सीएसआर करने के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी यही लिमिट है। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी एंड फॉरेन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 इंक्लूड्स, हाँ, क्या क्या कह रहा है देखिएगा, हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, और उनके साथ ये चीजें हैं, मतलब एनटीपी का यही लिमिट है, तो उनको बनाने की जरूरत है क्या? सीएसआर कमेटी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट सीएसआर कमेटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज, वही 3 साल तक वाली जो बात अभी हमने की थी। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है तो सीएसआर करने की जरूरत नहीं है। इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। चलेंगे, हाँ जी सर, चलिए। कंपोजिशन ऑफ सीएसआर क्या कह रहा है सुनिएगा। लिस्टेड कंपनी के लिए 3 और मोर डायरेक्टर, एटलीस्ट उसमें से एक 1D होना चाहिए, 1 ID होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए सीएसआर की कमेटी में। फॉरेन कंपनी के लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ विच वन शैल बी ROI रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑथराइज टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट, जिसके पास सारी चीजें जा सकती हो। प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स, वो दोनों डायरेक्टर हो जाएंगे। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ID, उसके लिए 3 और मोर डायरेक्टर विदाउट ID। बस बातें कर रहा है। कह रहा है ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी टू बोर्ड की सीएसआर पॉलिसी, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, वो बताएगी, मॉनिटर करेगी सीएसआर पॉलिसी ऑफ कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम उसकी पॉलिसी को मॉनिटर करेगी। सिंपल सी बातें चल रही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है अब आपने हम देखा था 2% एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? हाँ, वही 198 के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जो हम निकालेंगे आगे डायरेक्टर्स में बढ़ते हैं, आपके फाइनल्स में आता है। कह रहा है नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? Any profit arising out of any overseas branch or branches of company, whether operated as a separate company or otherwise, overseas branch और जो अलग से काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट ऐड नहीं होगा इसमें। और any dividend received from other companies, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है हमारी कंपनी को किसी और कंपनी से, हम किसी और कंपनी के मेंबर भी हैं ना, तो वहां से डिविडेंड रिसीव हुआ इन इंडिया, विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ, ठीक है। तो ये 2 चीजें नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी 198 के अकॉर्डिंग जो होता है, और मेन आपको पता है नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोस्टली वही सारी चीजें, ठीक है। चलो सर आगे समझ आया 135। चलिए सर, ये एरो क्या आ गया सर देखिएगा। राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंबर का राइट है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल सके उनको, ले सके उनको। ओके सर, देखते हैं कौन कौन से पर्सन एंटाइटल्ड है। एवरी मेंबर, एवरी ट्रस्टी और डिवेंचर होल्डर, ऑल पर्सन अदर देन मेंबर ट्रस्टी बीइंग ए पर्सन सो एंटाइटल्ड, ये सारे लोग एंटाइटल्ड हैं जिनको हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे। ओके सर। व्हाट टू सर्कुलेट, क्या क्या जाएगा? कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच टू बी लेड बिफोर जीएम, जो हमने 129 सबसेक्शन 2 में रखी थी वो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 और 4 वाली, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी जाएगी साथ साथ। एवरी अदर डॉक्यूमेंट अटैच, जो नोट्स अटैच होते हैं, जो भी अटैच होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीजें वो सारी भेजेंगे। ओके सर। कब भेजेंगे? व्हेन टू सर्कुलेट 21 डेज बिफोर एजीएम, एजीएम से 21 दिन पहले, ठीक है। मैनर ऑफ सर्कुलेशन बाय ऑल लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्क 1 करोड़ से ज्यादा एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। इफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, अगर नहीं है तो उनकी पॉजिटिव कंसेंट ले लीजिए कि हम भेज सकते हैं आपको ऐसे ही मोड में, हाँ। और अदरवाइज नहीं है अगर वो चीज, तो अदरवाइज डिस्पैच फिजिकल कॉपीज। ई मोड में आप तब भेज सकते हैं या तो शेयर्स डीमैट फॉर्म में हो या फिर उनकी रिटर्न कंसेंट ले लियो, अदरवाइज तो आपको फिजिकल फॉर्म में भेजने पड़ेंगे सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए आगे। लिस्टेड कंपनी शैल ऑल्सो अपलोड ऑन वेबसाइट, ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारी चीजें वेबसाइट पे डाल देंगे। एवरी कंपनी हैविंग ए सब्सिडियरी और सब्सिडियरी शैल सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिडियरी ऑन इट्स वेबसाइट। ओके सर।
Provide a copy of audited financial statement to shareholders who ask for it. Okay sir. Company shall allow members and debenture holders to inspect the audited financial statement and registered office during business hours. ये सर आपको भी पता था. ओके सर. कॉन्ट्रावेंशन किया तो 25,000 से 5,000. 25,000 कंपनी में, 5,000 ऑफिसर पे पेनल्टी लगेगी. आई बात सुनिए. हाँ जी सर आगे. चलो आगे. 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार को भी देने, मेंबर्स को दे सकते हो आप, रजिस्ट्रार को नहीं दोगे. चलो. कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली एडॉप्टेड एट एजीएम, जो एजीएम में एडॉप्ट हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, विद इन 30 डेज, तो आरओसी को भेज दो. जिस दिन से एडॉप्ट हो गया एजीएम से 30 डेज में उसको भेज दो अगर एडॉप्ट हो गई है. अगर एडॉप्ट नहीं हुई है तो प्रोविजनल जो आपने बनाई हुई है, हाँ, वो भेज दो विद इन 30 डेज ऑफ सच एजीएम. उस एजीएम में अगर एडॉप्ट नहीं हो रही है तो प्रोविजनल भेज देंगे. ठीक है. और एडजॉन्ड एजीएम हुई दोबारा से उसको अडॉप्ट करने के लिए, और वहां पे अडॉप्ट हो गई तो सबमिट कर दो विद इन 30 डेज टू आरओसी एडॉप्शन से. ठीक है. अगर नहीं अडॉप्ट हो पा रही है तो 30 डेज में जब प्रोविजनल भेज देंगे हम आप एजीएम से, नहीं तो अडॉप्ट करके वो भेज देंगे. अटैच अकाउंट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज व्हिच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, साथ में अटैच कर देंगे. ठीक है. वन पर्सन कंपनी शैल ड्यूली एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो देखो देखो, विद ऑल डॉक्यूमेंट्स विद इन 180 डेज. ओपीसी को आरओसी को 180 दिन के अंदर देना है. सीधी सी बात ना कहना चाह रहा है. आई बात समझ में. कह रहा है इफ मीटिंग नॉट कंडक्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजन फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, अगर हमने कंडक्ट नहीं किया है तो हम वो भी चीज बताएंगे रीजंस की नॉट कंडक्शन का, और रजिस्ट्रार को बताएंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी थी उस दिन से. ठीक है. और सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही भेज देंगे, डॉक्यूमेंट जो भी भेज देंगे, रीजन भेज देंगे कि क्यों हमने एजीएम कंडक्ट नहीं करी 30 डेज के अंदर. आई बात समझ में. हाँ जी सर आ गई. चले आगे. हाँ जी चलो. लास्ट सेक्शन आ गया है इंटरनल ऑडिट का. ओके सर चलिए. हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर? सीए बन सकता है, सीडब्ल्यूए बन सकता है, एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बाय बोर्ड. ठीक है. ओके. मे बी एन एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय दोनों हो सकते हैं. एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात करता है. हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है. अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ उससे ज्यादा है, या फिर लोन्स एंड बोरोइंग्स, हाँ, लोन्स एंड बोरोइंग 100 करोड़ उससे ज्यादा, डिपॉजिट 25 करोड़ उससे ज्यादा, इनमें से एक भी चीज हो रही है एप्लीकेबल. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है. ठीक है. इनमें से एक भी चीज हो रही है तो भी आपको इंटरनल ऑडिट कराना है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़, डिपॉजिट 25 करोड़. ठीक है. तो आपको करना है. प्राइवेट कंपनी अगर इसमें इनमें से दो चीजें आ जाएंगी, वो है टर्नओवर और लोन्स एंड बोरोइंग. 200 और 100 ये से ज्यादा तो इनको भी इंटरनल ऑडिट करानी है. ओके सर समझ आई बात. हाँ जी. ऑडिट कमेटी बोर्ड शैल इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर डिसाइड द स्कोप, सीजी में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब मैनर एंड इंटरवल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट. सीजी भी बता सकता है, बोर्ड उनका कंसल्टेशन के बाद डिसाइड कर सकता है स्कोप इंटरनल ऑडिटर का. समझ आई बात. नॉर्मल सी बात है. ठीक है. और इंपॉर्टेंट भी है. डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में 138 पे 4 मार्क्स पे. ठीक है. चलिए फिर आगे. हाँ जी सर चलिए. क्या चलिए, खत्म हो गया. तो लास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी बात कर देता हूँ. बिलीव इन योरसेल्फ. हाँ, आप काम कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, काम होंगे, आप सफल होंगे, पक्की बात है. तो अपने ऊपर से कभी भी अपना ट्रस्ट बिलीव मत हटाइएगा कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती. आप पक्का कर पाएंगे. ठीक है. तो आई होप आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, घर पे सारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. अच्छे से कीजिए, सब अच्छा होगा लाइफ में. ठीक है. जो भी ये विपदाएं आई हैं सब हट जाएंगी. ठीक है. तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, सब कुछ कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, पढ़ाई साथ कीजिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू वंस अगेन. बाय बाय सून. ठीक है.